हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th थर्ड यूनिट मैट्रिसेस आव्यूह। दो आव्यूहों का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। इसके बाद आव्यूह गुणन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। गुणधर्म में 5 गुणधर्म है, इनको अभी डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले दो आव्यूहों का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो आव्यूहों का गुणा कब होगा ये देखते हैं। तो इसके लिए कंडीशन ये है, पहली मैट्रिक्स में स्तंभ मीन्स कॉलम, पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों रो की संख्या बराबर हो। फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने कॉलम हैं, सेकंड मैट्रिक्स में उतनी रो हैं, तो मैट्रिक्स का गुणा हो जाएगा, अन्यथा गुणा नहीं होगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि एक मैट्रिक्स ए है, इसकी कोटि m/n है, इसका ऑर्डर m/n है। एक मैट्रिक्स बी है, इसका ऑर्डर n/p है, तब इनका जो गुणनफल आएगा a इंटू बी, तो देखो इनका गुणा हो जाएगा, क्योंकि पहली मैट्रिक्स में कॉलम n है और दूसरी मैट्रिक्स में रो n है, तो a का b से गुणा हो जाएगा और गुणनफल के बाद जो अंक बच गए हैं वो इसका ऑर्डर होगा, m/p इसकी कोटि होगी। ओटी टाइप में इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं कि यदि एक मैट्रिक्स ए दिया है, उसकी कोटि 2/3 है, एक मैट्रिक्स बी दिया है, उसकी कोटि 3/4 है, तब ए इंटू बी की कोटि क्या होगी? ए इंटू बी का ऑर्डर होगा। अब देखो, पहली मैट्रिक्स में 3 कॉलम है और दूसरी में 3 रो हैं, तो गुणा हो जाएगा, और गुणा के बाद जो कोटि आएगी वो 2/4 आएगी। तो ये हो गया कि दो मैट्रिक्सों का गुणा कब होगा। पहली मैट्रिक्स में जितने कॉलम है, दूसरी मैट्रिक्स में उतनी रो होना चाहिए, तभी गुणा होगा। अब दो मैट्रिक्सों का गुणा करेंगे कैसे, तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक मैट्रिक्स ये दिया है 1 2 3 1, एक मैट्रिक्स बी दिया है, इसका ऑर्डर 2/2 है, 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, 1 2 3 2 1 2। इसमें रो 2 हैं, कॉलम 3 है, तो आपको a इंटू बी फाइंड करना है। a और b का गुणनफल क्या आएगा, तो पहले ये देखें कि इनका गुणा हो जाएगा क्या। तो पहली मैट्रिक्स में कॉलम 2 है और दूसरी मैट्रिक्स में रो 2 है, तो इनका गुणा हो जाएगा। और गुणा करेंगे कैसे ये देखते हैं। ये है 1 2 3 1 इंटू बी है 1 2 3 2 1 2, ए इंटू बी इक्वल। गुणा के लिए पहली मैट्रिक्स की पहली रो का दूसरी मैट्रिक्स के सभी कॉलमों से गुणा करेंगे। तो पहली रो का पहले कॉलम से गुणा होगा और
गुणा होगा संगत अवयवों का, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का इंटू होगा, बीच में प्लस लगेगा। ऐसे 1 का इंटू 1 से होगा प्लस 2 का इंटू 2 से होगा 4। अब पहली रो का ही दूसरे कॉलम से गुणा होगा तो 1 2 का 2 1 से होगा, तो 1 का 2 से आएगा 2 और 2 का 1 से आएगा 2, तो प्लस 2 लिखेंगे रो में, पंक्ति में ही लिखेंगे क्योंकि पंक्ति का गुणा हो रहा है। तीसरे कॉलम से गुणा होगा तो 1 का 3 से होगा 3 प्लस 2 का 2 से होगा 4। पहली रो का तीनों कॉलमों से गुणा हो गया। अब दूसरी रो का गुणा करेंगे तीनों कॉलमों से, तो 3 का 1 से होगा 3 प्लस 1 का 2 से होगा 2, फिर दूसरे कॉलम से होगा 3 का 2 से होगा 6 प्लस 1 का 1 से होगा 1, फिर तीसरे कॉलम से गुणा करेंगे 3 का 3 से 9 प्लस 1 का 2 से 2 आएगा। इस तरह से इनको ऐड कर लेंगे 5 4 7 5 7 11। अब देखो इसकी कोटि क्या होगी, 2/3 इसकी कोटि आएगी। 2 रो हैं 3 कॉलम हैं तो इसका ऑर्डर हो गया 2/3। इस तरह से पहली रो में जितने कॉलम हैं, पहली मैट्रिक्स में जितने कॉलम हैं, दूसरी मैट्रिक्स में उतनी रो होना चाहिए तब गुणा होगा। गुणा करेंगे कैसे, पहली मैट्रिक्स की पहली रो का दूसरी मैट्रिक्स के सभी कॉलमों से गुणा करेंगे, फिर दूसरी रो का फिर सभी कॉलमों से गुणा करेंगे। गुणा संगत अवयवों का होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का गुणा होगा और बीच में प्लस लगेगा। एक गुणनफल और देखते हैं क्योंकि पूरी यूनिट में गुणनफल महत्वपूर्ण है। गुणनफल नहीं आएगा तो आपसे प्रश्न हल नहीं होंगे। एक अगला एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एक मैट्रिक्स है 1 2 3, रो 3 है, कॉलम 1 है। अब एक मैट्रिक्स भी ले लिया, इसमें एक कॉलम है तो एक रो होना चाहिए तब गुणा होगा। कॉलम कितने ही हो जाएं, 1 3 4। इसमें रो 1 है, कॉलम 3 है। अब इनका गुणा करेंगे, a इंटू बी फाइंड करना है। इस वर्ष इस टाइप का प्रश्न आया था 2 अंक का, तो देखो a इंटू बी कैसे निकालेंगे। a लिखा 1 2 3 इंटू बी लिखा 1 2 1 3 4। पहले देखो गुणा हो जाएगा क्या, पहली मैट्रिक्स में एक कॉलम है और दूसरी मैट्रिक्स में एक रो है तो गुणा हो जाएगा। अब गुणा करेंगे कैसे, पहली रो का पहले कॉलम से गुणा करेंगे तो केवल 1 का 1 से इंटू होगा। यहाँ देखते हैं, पहली रो का पहले कॉलम से गुणा करेंगे तो 1 का केवल 1 से इंटू होगा, 1 आएगा। अब प्लस कहीं नहीं लगना क्योंकि पहली रो में एक अवयव है और पहले कॉलम में भी एक अवयव है। अब पहली रो का दूसरे कॉलम से गुणा करेंगे तो 1 का इंटू 3 से होगा 3। अब प्लस नहीं लगेगा क्योंकि पहली रो में एक अवयव है और कॉलम में भी एक अवयव है। अब तीसरे कॉलम से गुणा करेंगे पहली रो का तो 1 का 4 से इंटू होगा 4 आएगा। अब दूसरी रो का इंटू करेंगे पहले कॉलम से तो 2 का 1 से करेंगे 2 आएगा, फिर 2 का 3 से करेंगे 6 आएगा, 2 का 4 से करेंगे 8 आएगा। अब तीसरे रो का पहले कॉलम से करेंगे तो 3 का 1 से 3 आएगा, 3 का 3 से 9 आएगा और 3 का 4 से 12 आएगा। इस तरह 3 रो और 3 कॉलम, इसकी कोटि 3/3 हो गई। 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं तो इस तरह से पहली रो का सभी कॉलमों से गुणा होगा। यदि पहली रो में एक अवयव है, पहले कॉलम में भी एक अवयव है तो प्लस नहीं लगेगा। पहली रो में एक से अधिक अवयव है,
पहले कॉलम में एक से अधिक अवयव है तो संगत अवयवों का गुणा होकर प्लस लगेगा। तो इस तरह से दो मैट्रिक्सों का गुणनफल समझे, इसकी प्रैक्टिस करना क्योंकि गुणनफल ही महत्वपूर्ण है इस यूनिट में। इसके बाद आव्यूह गुणन के गुणधर्म, आव्यूह गुणन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो पहला गुणधर्म है क्रम विनिमय नियम, कॉम्यूटेटिव लॉ। आव्यूह योग के गुणधर्म में क्रम विनिमय नियम पढ़ा था, a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए होता था। ये योग के लिए, गुणन के लिए पता लगाना है कि a इंटू बी इक्वल बी इंटू ए होगा कि नहीं होगा। तो आव्यूहों का गुणनफल क्रम विनिमय नियम का हमेशा पालन नहीं करता। आव्यूह गुणन क्रम विनिमय नियम का हमेशा पालन नहीं करता है। जो कॉम्यूटेटिव लॉ है वो ऑलवेज फॉलो नहीं होता मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब कैसे नहीं होता, एक एग्जांपल से समझेंगे। a इंटू बी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन हमेशा नहीं होता। ऐसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक मैट्रिक्स ले लिया, a ले लिया 1 2 3 4। एक मैट्रिक्स b ले लिया 1 3 2 1। इसकी कोटि 2/2 है, इसकी भी कोटि 2/2 है। a इंटू बी का गुणा करेंगे तो a है 1 2 3 4 इंटू बी है 1 3 2 1। अब आप देखो इनका गुणा हो जाएगा, क्योंकि पहली मैट्रिक्स में 2 कॉलम है और दूसरी मैट्रिक्स में 2 रो हैं, तो गुणा हो जाएगा। पहली रो का पहले कॉलम से गुणा करेंगे तो 1 का 1 से होगा 1 प्लस 2 का 2 से होगा 4। फिर दूसरे कॉलम से गुणा होगा, 1 का 3 से होगा 3 और 2 का 1 से होगा तो 2 आएगा। दूसरे रो का गुणा करेंगे पहले कॉलम से, 3 का 1 से 3 आएगा और 2 का 4 से 8 आएगा। फिर दूसरी रो का दूसरे कॉलम से 3 का 3 से 9, 4 का 1 से 4 आएगा। तो ये आपका आ जाएगा 5 5 11 30। अब b इंटू ए ज्ञात करते हैं। b को पहले लिखते हैं 1 3 2 1 और a को बाद में लिखते हैं 1 2 3 4। गुणा के लिए तीर के चिन्ह लगा लेंगे। पहली रो का पहले कॉलम से 1 का 1 से होगा 1 प्लस 3 का 3 से होगा 9। दूसरे कॉलम से करेंगे, रो पहली रहेगी, 1 का 2 से होगा 2, 3 का 4 से होगा 12। अब दूसरी रो का पहले कॉलम से 2 का 1 से 2 प्लस 1 का 3 से 3 होगा। दूसरे कॉलम से होगा दूसरी रो का 2 का 2 से 4 और 1 का 4 से 4 होगा और ये आएगा 10 14 5 और 8। आप देखो दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ a इंटू बी नॉट इक्वल b इंटू ए। तो आव्यूहों का गुणनफल क्रमविनिमय नियम का पालन इस उदाहरण में नहीं करता। लेकिन मैं एक अगला एग्जांपल लेता हूँ। विकर्ण मैट्रिक्स ले लें, डायगोनल मैट्रिक्स ले लें। विकर्ण मैट्रिक्स पढ़ाया था, डायगोनल मैट्रिक्स। मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य होते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट 0 होते हैं। 1 0 0 2 ले लिया, एक मैट्रिक्स भी ले लिया 2 0 0 3। ये दोनों ही विकर्ण मैट्रिक्स हैं। प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के सभी अवयव शून्य हैं।
अब ए इंटू बी निकालें इसमें, तो आप देखो 1 0 0 2 इंटू करेंगे 2 0 0 3 इंटू हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 कॉलम है, इसमें 2 रो हैं। पहली रो का पहले कॉलम से गुणा करेंगे, 1 का 2 से होगा 2 प्लस 0 का 0 से होगा 0। फिर दूसरे कॉलम से करेंगे, 1 का 0 से होगा 0, 0 का 3 से होगा तो 0 आएगा। फिर दूसरे रो का दूसरे पहले कॉलम से होगा, 0 का 2 से होगा 0, 2 का 0 से होगा 0। फिर दूसरी रो का दूसरे कॉलम से 0 का 0 से 0, 2 का 3 से 6 आएगा। तो इनका गुणनफल आ जाएगा 2 0 0 6। अब b इंटू ए निकालेंगे, तो b है 2 0 0 3 इंटू 1 0 0 2। गुणा करेंगे, पहली रो का पहले कॉलम से करेंगे, 2 का 1 से 2 आएगा प्लस 0 का 0 से 0 आएगा। दूसरे कॉलम से करेंगे, 2 का 0 से 0 आएगा, 0 का 2 से 0 आएगा। दूसरी रो का पहले कॉलम से 0 का 1 से 0, 3 का 0 से करेंगे 0 आएगा, 0 का 0 से करेंगे 0 आएगा, 3 का 2 से करेंगे 6 आएगा। तो ये आएगा 2 0 0 6। आप देखो दोनों इक्वल आ गए, तो यहाँ a इंटू बी इक्वल b इंटू ए। तो यहाँ पर क्रमन्वय नियम का पालन कर रहा है, यहाँ पर कॉम्यूटेटिव नियम का पालन नहीं कर रहा। इसका मतलब आव्यूहों का गुणनफल क्रमन्वय नियम का पालन कर भी सकता है, नहीं भी करता। विकर्ण मैट्रिक्स के केस में हमेशा पालन करता है, बाकी किसी मैट्रिक्स में कर भी सकता है और नहीं करता। तो आव्यूहों का गुणन क्रमन्वय नियम का हमेशा पालन नहीं करता, कर भी सकता है और नहीं भी करता है। इस तरह से क्रमन्वय नियम हो गया। योगफल क्रमन्वय नियम का हमेशा पालन करता है, लेकिन गुणनफल हमेशा नहीं करता। विकर्ण मैट्रिक्स के केस में हमेशा पालन करता है। इसके बाद दूसरा गुणधर्म पढ़ेंगे, साहचर्य गुणधर्म या साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। साहचर्य नियम में आपको 3 मैट्रिक्स हैं, एक m/n कोटि की है, एक मैट्रिक्स b n/p कोटि की है, एक मैट्रिक्स c p/q कोटि की है। आप देखोगे a का b से गुणा हो जाएगा और b का c से गुणा हो जाएगा, इस तरह से कोटि लिए हैं। अब आव्यूहों का गुणनफल साहचर्य नियम का पालन करता है। मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है, अर्थात ए बी का इंटू करें, उसके बाद सी का इंटू करें, और इधर बी सी का इंटू करें, उसके बाद उसका ए से इंटू करें, तो इक्वल आता है। आप एक एग्जांपल लेके भी देख सकते हो। 3 मैट्रिक्स ले लो इस तरह की और गुणा करो तो दोनों बराबर आएंगे। जब प्रश्न करेंगे एक्सरसाइज के उस समय इसको सिद्ध करेंगे। अभी केवल इतना समझ लें कि आव्यूहों का गुणनफल साहचर्य नियम का पालन करता है। तीसरा है वितरण नियम, बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? 3 मैट्रिक्स हैं ए बी सी, कोई भी 3 मैट्रिक्स हो सकती हैं। तो ए इंटू बी प्लस सी इक्वल इंटू का प्लस में वितरण है, जो इंटू है उसका प्लस पर डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन्स ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ए का बी से इंटू होगा प्लस ए का सी से इंटू होगा, तो दोनों इक्वल आएंगे।
इसका मतलब ये है कि आवयवों का गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। आवयवों का गुणनफल पेपर में आता कैसे है, सत्य सत्य में ट्रू फॉल्स में आ जाते हैं कि आवयवों का गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है तो सत्य और नहीं करता तो असत्य है। इसके बाद चौथा नियम है निरसन नियम, कैंसलेशन लॉ। योग में पढ़ा था निरसन नियम, a + b = a + c होगा तो a से कैंसिल होके b = c आ जाता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। a × b = a × c दिया है तो a से कैंसिल होके b = c प्राप्त नहीं होता। इसका मतलब आवयवों का गुणनफल निरसन नियम का पालन नहीं करता। आवयवों का गुणनफल निरसन नियम का पालन नहीं करता है, कैंसलेशन लॉ को फॉलो नहीं करता है आवयवों का गुणनफल। इसके बाद पांचवा है गुणन तत्समक, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। गुणन तत्समक क्या होता है, योज्य तत्समक पढ़ा था। शून्य एक ऐसा मैट्रिक्स था जिसको किसी भी मैट्रिक्स में जोड़ने से कोई अंतर नहीं आता, तो ओ को शून्य मैट्रिक्स को योग का तत्समक मैट्रिक्स कहा था। आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी एडिशन के लिए। अब एक ऐसी मैट्रिक्स का पता लगाना है जिसका किसी मैट्रिक्स में गुणा करें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो एक मैंने आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताई थी 1 0 0 1 I2 3J, एक I3 बताई थी। तत्समक मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3×3 कोटि की है। तो ऐसी मैट्रिक्स है, इसका किसी मैट्रिक्स में गुणा करें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो इस I मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के लिए गुणन तत्समक मैट्रिक्स कहते हैं। गुणन तत्समक मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। ए में I का इंटू करें या I में A का इंटू करें तो A प्राप्त होता है। अतः I का इंटू करने से A पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अतः I, A का गुणन तत्समक मैट्रिक्स कहलाती है। इंटू करके देख लेते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, एक मैट्रिक्स A है 1 2 3 4 और I होता है 1 0 0 1। इसमें दो रो है, दो कॉलम है तो दो रो होना चाहिए। A का I से इंटू करें 1 2 3 4 का इंटू 1 0 0 1 से करोगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। देखो पहली रो का पहले कॉलम से करोगे तो 1 का 1 से करोगे 1, 2 का 0 से करोगे 0, दूसरे कॉलम से करोगे 1 का 0 से 0, 2 का 1 से 2 आ जाएगा। इसके बाद दूसरे रो का पहले कॉलम से 3 का 1 से 3, 4 का 0 से 0 हो जाएगा। दूसरे कॉलम से करेंगे 3 का 0 से 0, 4 का 1 से 4 आएगा। तो आप देखो 1 2 3 4 A प्राप्त हो गया। इस तरह से I का A में गुणा करने से कोई अंतर नहीं आया। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका किसी दूसरी मैट्रिक्स में गुणा करने से उस मैट्रिक्स पे कोई अंतर नहीं पड़ता, तो उस मैट्रिक्स को गुणन का तत्समक मैट्रिक्स कहते हैं। इस तरह से आज के वीडियो में आवयवों का गुणनफल और आवयवों के गुणन के गुणधर्म समझे। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के प्रश्न सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।